कोर्ट की तरफ से ही कहा गया था कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में बंद नहीं किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सौरभ भारद्वाज इसी आधार पर कह रहे होंगे। बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ कई सबूत पेश ईडी अधिकारी करते हुए नजर आए। जब मनीष सिसोदिया का मामला देखने को मिला तो यहाँ पर 338 करोड़ के लेन देन के आरोप में मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट ये कह देते हैं कि इन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी, इन्हें जमानत नहीं दी जाएगी क्योंकि सीधे सीधे तौर पर ये आरोपी। देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये बयान देते हुए सवाल कहीं ना कहीं ईडी पर उठाया है, कहीं ना कहीं ये देखिए कुछ हद तक समझ भी आता है, क्योंकि वही बात है कि इतनी जांच चल रही है। मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है उसे अब लगभग 1 साल होने वाला है। 26 फरवरी को जनवरी महीना यहाँ शुरू ही हो चुका है और मनीष सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई और इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी से पहले से जांच चल रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर जो जांच चल रही है उसमें जो घोटाले की बात कही गई है, यहाँ पर गलत तरीके से पैसा लिया गया है, यहाँ पर वो पैसा आखिर बात करें ईडी और तमाम सीबीआई और तमाम तरह से इन एजेंसियों की, तो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 4 से 5 राज्यों में अभी जो है ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। चाहे दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें और बिहार की बात करें, और इन्हीं 4-5 राज्यों से कम 150 से 51 सीटें आती हैं जो लोकसभा में सीधे तौर पर असर डालती हैं। और यही बात विपक्ष कह रहा है कि उनको लगातार परेशान किया जा रहा है ताकि वो अपनी लोकसभा सीटों के ऊपर, लोकसभा में चुनाव होने वाला है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना कर सके, क्योंकि आपने देखा तेजस्वी के ऊपर भी ईडी की तलवार लटकी हुई है, वहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी, वहीं हेमंत सोरेन के ऊपर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिल्ली सरकार इस वक्त चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि शराब घोटाला मामला ही नहीं, अब कई ऐसे घोटाले हैं जिनमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। पहले शराब घोटाला, उसके बाद जल बोर्ड घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला और ऐसे तमाम कई नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, जो गिने चुने मंत्री उनके इस वक्त बाहर हैं वो भी अब जेल जा सकते हैं। ऐसे में जो जेल के अंदर पहले से नेता हैं, क्या वो बाहर निकलने वाले हैं? क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया जो लगभग 10 महीने बिता चुके हैं जेल में, वो अब जल्द ही बाहर आने वाले हैं। इस बीच देखा गया कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं। पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी 19 जनवरी को सुनवाई होनी है और ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख करने का मतलब आखिरकार क्या है? क्या वाकई में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अब जल्द ही जेल से बाहर निकलने वाले हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यहां पर लगभग तय मानी जा रही है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से ही इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में अब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल से बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पर नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया अब जेल से रिहा होने वाले हैं, अब तक ईडी के पास कई सबूत थे जिसके चलते उनकी लगभग हर अदालत में जो जमानत याचिका है वो खारिज हुई, फिर किस आधार पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आने वाले? देखिए, यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ही कहा गया था कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में बंद नहीं किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सौरभ भारद्वाज इसी आधार पर कह रहे होंगे। बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ कई सबूत पेश ईडी अधिकारी करते हुए नजर आए। जब मनीष सिसोदिया का मामला देखने को मिला तो यहाँ पर 338 करोड़ के लेन देन के आरोप में मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट ये कह देते हैं कि इन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी, इन्हें जमानत नहीं दी जाएगी क्योंकि सीधे सीधे तौर पर ये आरोपी यहाँ पर सिद्ध होते हैं। वहीं संजय सिंह के मामले में भी देख लीजिए आपकी यहाँ पर हाई कोर्ट का रुख करते हैं, लेकिन वहां भी मुझे नहीं लगता है कि उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि जमानत की बात करते हैं लेकिन जमानत किस आधार पर मिलेगी? क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो ये भी कहा जाता है कि अगर आरोपी ही जेल से बाहर निकल जाएगा तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आएगा, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईडी अधिकारी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जांच कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि ये जेल में ही रहें। तो कहीं ना कहीं यही बातें सामने आती हैं कि कोर्ट हो या ईडी अधिकारी हो या फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, वो तो यहाँ पर एक तरफ ये सभी लोग चाहेंगे कि ये लोग जेल से बाहर ना आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, वो ये चाहते हैं कि उनके पार्टी के नेता जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि आप देखिए सभी जेल में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं, तो ऐसे में तो अरविंद केजरीवाल की
गिरफ्तारी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। कल से ही कई बड़ी बातें आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी निश्चित है, अगर मैं ईडी दफ्तर पहुंच जाता हूं। तो इसी इरादे से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो किसी ना किसी को तो जेल से बाहर आ जाना चाहिए। वाकई में देखिए, अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। चौथा समन ईडी भेजेगी या फिर उन्हें गिरफ्तार करेगी, इस सवाल को लेकर कल अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे करते हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही कि लगातार ईडी सीबीआई कह रही है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। अगर घोटाला हुआ है तो आखिरकार छापेमारी में ईडी को पैसा क्यों नहीं मिला? जाहिर तौर पर 1-2 रुपए या 150 रुपए की बात नहीं है, करोड़ों की बात है। हवा में पैसा गायब हो गया और ये सवाल बनता भी है। तो यहाँ पर मेरे साथ अक्षय है और अक्षय से इस चीज को समझेंगे कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ने करोड़ों का घोटाला किया है या फिर जानबूझकर ईडी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि कल अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा। अक्षय, देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये बयान देते हुए सवाल कहीं ना कहीं ईडी पर उठाया है, कहीं ना कहीं ये देखिए कुछ हद तक समझ भी आता है, क्योंकि वही बात है कि इतनी जांच चल रही है। मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है उसे अब जो लगभग 1 साल होने वाला है। 26 फरवरी को जनवरी महीना यहाँ शुरू ही हो चुका है और मनीष सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई और इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी से पहले से जांच चल रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर जो जांच चल रही है उसमें जो घोटाले की बात कही गई है, यहाँ पर गलत तरीके से पैसा लिया गया है, यहाँ पर वो पैसा आखिर कहाँ है? क्या यहाँ पर नकदी कहीं से बरामद हुई है? ईडी को किसी भी नेता के घर से, किसी भी नेता के ठिकानों से, तमाम ठिकानों पर छापेमारी पड़ी है और केवल नकदी नहीं है, क्या इस तरह के कोई कागजात बरामद हुए हैं या इस तरह के कोई बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स बरामद हुई है जहां पर कि इलीगल तरीके से पैसा रखा गया है? तो कहीं ना कहीं ये जो बात अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही गई है, ये निश्चित रूप से सवाल खड़ा करती है ईडी की पूरी कार्रवाई पर। वाकई में देखिए, और अब सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक कई घोटाले यहाँ पर देखे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, अलग अलग राज्यों में जहां पर लगभग विपक्ष सत्ता में है वहां पर ऐसा ही हाल जांच एजेंसियों का देखा जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है कि क्या वाकई में अब जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर यह कह भी दिया कि बीजेपी के कहने पर ही ईडी और सीबीआई ये पूरी कार्रवाई उनके खिलाफ कर रही है और सिर्फ इसलिए ताकि विपक्ष लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार ना कर सके। मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी अमन जी हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि क्या वाकई में कल अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि चुनावी प्रचार ना करने दिया जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो झारखंड में ऐसा हाल है। कल हमने देखा कि राजस्थान में भी अशोक गहलोत के बेटे पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आया। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे के करीबी के घर पर छापेमारी होती है और कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे भी इस पूरे मामले में फंस सकते हैं। तो क्या वाकई में जांच एजेंसियों की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि विपक्ष एकजुट होकर चुनावी प्रचार ना कर सके? देखिए बिल्कुल प्रज्ञा जी, अगर आपको याद हो छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहे थे, महादेव ऐप का जिक्र और जिस तरह घोटाले का नाम सामने आया था, स्कैम का पूरा नाम सामने आया था, उसमें असीम दास एक शख्स है जो ये कहता हुआ नजर आता है अपने हलफनामे में, अपने जो रिटर्न में, जो उसने प्रूफ दिया था कि भाई मैंने 500 कुछ करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल उस वक्त थे उनको दिया। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है वो अपने बयान से मुकर जाता है कि भाई मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सीबीआई ने जो है और ईडी ने जो है एक इंग्लिश के पेपर पर मुझे साइन करा लिया, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो इस की बात है जो इलेक्शन से पहले वो ये कह रहा है कि 500 कुछ करोड़ का घोटाला हुआ है, फिर उसके बाद कहता है कि ऐसा मैंने पैसा कुछ साइन किया ही नहीं। तो ये बताता है कहीं ना कहीं क्या ईडी भी जो है सरकार के दबाव में काम करे। इससे पहले जो बीजेपी सरकार जब विपक्ष में थी तो वो भी यही बात किया करती थी कि जो सीबीआई है वो एक तरीके से पिंजरे का तोता है और ये जो केंद्र में कह सकते हैं सत्ता में जो सरकार होती है उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगते हैं। लेकिन जब 90+ मामले कह सकते हैं कि जो रेशियो है उस तरह का निकल के सामने आता है तो समझा जा सकता है कि क्या एक तरफा ये कार्रवाई हो रही है। और जबकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री भी रहे, उनके बेटे के ऊपर कितने करोड़ रुपए का घोटाले की बात सामने आई, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। आज भी यहाँ पर अमन जी देखा गया कि एक फैसला जो भजनलाल सरकार ने पलट दिया। अशोक गहलोत ने अपने समय में लिया था कि सीबीआई को अगर कोई भी कार्रवाई करनी है राज्य में तो उसके लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी पड़ेगी, लेकिन अब इस फैसले को भजनलाल शर्मा ने बदल दिया है। तो ये फैसला क्या सिर्फ इसलिए बदला गया है क्योंकि अब वो सत्ता में आ
गए हैं और पुरानी सरकार के हर फैसले को बदलने का उन्हें अधिकार है, क्योंकि पुरानी कई ऐसी योजनाएं जो रोजगार के लिए अशोक गहलोत या उनकी सरकार द्वारा लाई गई थी उन्हें भी बदला जा रहा है, जिसे लेकर सचिन पायलट हो या तमाम कांग्रेसी नेता जो कहते हुए नजर आ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ इन योजनाओं को, इन फैसलों को इसलिए बदलना सही नहीं है क्योंकि ये विपक्षी पार्टी द्वारा लाए गए। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से नए नए राज्यों में सरकार जिस तरीके से बना रही है और विपक्ष के सारे फैसलों को पलट रही है, तो क्या ये राजनीतिक द्वेष के चलते है? क्योंकि जनता का फायदा तो कहीं नहीं दिख रहा इन बदलते फैसलों में। देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि सीबीआई का आप जिक्र कर रहे हैं, और देखिए सीबीआई जिस भी मामले में कह सकते हैं कि सिफारिश होती है और बाकी वहाँ पे उसकी पूरी कार्रवाई होती है, और ये परमिशन देना या ना देना और एक तरीके से उसके ऊपर तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो हटा देना, ये कोई विकास का मुद्दा नहीं है। क्योंकि अगर कोई मुद्दा ऐसा होता है, मामला ऐसा होता है, तो जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री खुद सिफारिश करते हुए नजर आते हैं, उस पर सीबीआई जांच होती है। लेकिन महत्वपूर्ण मसला ये है कि जैसे आपने योजनाओं की बात की, देखिए मनरेगा को लेकर तमाम तरह से पीएम मोदी ने भी और तमाम जो और भी लोग थे उन्होंने भी कटाक्ष की, लेकिन देखिए बंद नहीं की, बल्कि उसमें पैसा बढ़ाया गया। क्योंकि आप समझते हैं कि जो आम लोगों की जरूरत होती है वो इससे कहीं ना कहीं पूरी होती है, तो इसको कैसे और बेहतर किया जाए उसके बारे में आप सोचते हैं। और देखिए, अगर आप बंद करते हैं तुरंत, इतने बड़े लेवल पे योजना चल रही है और वो कांग्रेस बीजेपी की योजना नहीं है बल्कि देश के लोगों के लिए, वो लाभ के लिए कहीं ना कहीं योजना चलाई जा रही है, तो ये उसमें बेहतरी होनी चाहिए। लेकिन आपने सही कहा कि कुछ पॉलिटिकल द्वेष के चलते कई बार इस तरह की योजनाओं को बंद कर दिया जाता है, जो मेरे ख्याल में कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। फिलहाल अगर हम बात करें ईडी और तमाम सीबीआई और तमाम तरह से इन एजेंसियों की, तो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 4 से 5 राज्यों में अभी जो है ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। चाहे दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें और बिहार की बात करें, और इन्हीं 4-5 राज्यों से कम 150-51 सीटें आती हैं जो लोकसभा में सीधे तौर पर असर डालती हैं। और यही बात विपक्ष कह रहा है कि उनको लगातार परेशान किया जा रहा है ताकि वो अपनी लोकसभा सीटों के ऊपर, लोकसभा में चुनाव होने वाला है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना कर सके। क्योंकि आपने देखा तेजस्वी के ऊपर भी ईडी की तलवार लटकी हुई है, वहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी, वहीं हेमंत सोरेन के ऊपर भी, वेस्ट बंगाल में भी आप देख रहे हैं। तो लगातार जो विपक्षी दल है उन्हीं के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ रही। तो वाकई कहीं ना कहीं तो ये बात लगती है कि क्या ये बदले की भावना से हो रही है और क्या ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्योंकि यही बात तमाम जो विपक्षी दल है वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, अब सवाल लगातार यही बन रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई, छापेमारी या फिर उनके द्वारा की जा रही नेताओं की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है, ताकि विपक्ष उन तमाम लोकसभा सीटों पर जहां उनकी पकड़ है उनके लिए चुनावी प्रचार ना कर सके। अब देखना काफी अहम होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लगभग तय माना जा रहा है, आज उनके घर पर समर्थकों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे? देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।